In today's lecture, we will discuss about the exercise of periodic classification of elements. पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स की एक्सरसाइज में हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। फर्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है वो क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट अ करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द ट्रेंड्स व्हेन वी गोइंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अक्रॉस द पीरियड ऑफ पीरियोडिक टेबल। अब जब हम लोग लेफ्ट से राइट की तरफ पीरियड्स में मूव करते हैं तो वहां पे हमारे पास कौन सी ऐसी स्टेटमेंट है इन चारों स्टेटमेंट में से जो कि इनकरेक्ट है। ठीक है, हम जब बात करते हैं द एलिमेंट्स बिकम लेस मेटालिक इन नेचर, तो फर्स्ट जब हम लोग लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करते हैं तो लेफ्ट साइड पे हमारे पास सारे मेटल्स मौजूद होते हैं। अब आपको पता है कि मेटल्स वो होते हैं जो कि आउटर मोशन में से इलेक्ट्रॉन को इजीली रिमूव कर सकते हैं और अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज क्रिएट कर देते हैं। इस तरह की स्पीशीज को या फिर इस तरह के एटम्स को, इस तरह के एलिमेंट्स को मेटल्स का नाम देते हैं। और जब हम लोग लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करते जाते हैं तो नॉन मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज होता जाता है। ठीक है, नॉन मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज। नॉन मेटालिक कैरेक्टर का मतलब है आउटर मोशन में इलेक्ट्रॉन को लेके आना और अपने ऊपर नेगेटिव चार्ज क्रिएट कर देना। तो इस तरह के एलिमेंट्स नॉन मेटल्स होते हैं। ठीक है, तो हम बात करते हैं द एलिमेंट्स बिकम लेस मेटालिक इन नेचर। जब हम लोग लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करते हैं तो एलिमेंट्स जो होते हैं हमारे पास लेस मेटालिक होते जाते हैं। तो हमारे पास ये करेक्ट जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। इस तरह से हम बात करते हैं द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस। जब लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करते हैं तो हमारे पास शेल्स सेम रहते हैं लेकिन इलेक्ट्रॉन जो होते हैं शेल्स में इंक्रीज होते जाते हैं। ठीक है, शेल रिमेन सेम रहते हैं लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का नंबर यहाँ पे इंक्रीज होता जाता है लेफ्ट से राइट मूव करते हुए। ठीक है, इसी तरह से ये करेक्ट भी स्टेटमेंट है। हमारे पास थर्ड स्टेटमेंट की बात करता है द एटम लूज देयर इलेक्ट्रॉन मोर इजीली। जब हम लोग लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करते हैं तो इलेक्ट्रॉन इजीली रिमूव हो जाता है आउटर मोशन में से। ये हमारे पास रॉन्ग स्टेटमेंट है क्योंकि हमारे पास जब लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करते हैं तो जितने पॉजिटिव चार्जेस होते हैं उतने ही नेगेटिव चार्ज होते हैं। जब लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करते हैं तो पॉजिटिव चार्ज भी इंक्रीज होते जाते हैं और नेगेटिव चार्ज भी इंक्रीज होते जाते हैं। जब पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज इंक्रीज होंगे इस मीन्स में अट्रैक्शन भी ज्यादा होगी। अट्रैक्शन ज्यादा होगी तो एटम को आउटर मोशन में से इलेक्ट्रॉन को लूज करने वाली जो एनर्जी होगी या फिर लूज करना बहुत उसके लिए डिफिकल्ट हो जाएगा। तो हम ये बात करते हैं कि एटम्स लूज देयर इलेक्ट्रॉन मोर इजीली, तो ये हमारे पास रॉन्ग स्टेटमेंट है। ठीक है, ऑप्शन की हमारे पास सी जो है वो ऑप्शन सी ठीक है, लेकिन ऑप्शन सी की बात करते हैं तो वो हमारे पास रॉन्ग या फिर गलत स्टेटमेंट है। तो लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करते हैं तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन को आउटर मोशन में से इलेक्ट्रॉन को निकालना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। इसी तरह से अगर हम बात करते हैं द ऑक्साइड बिकम मोर एसिडिक, तो ये भी हमारे पास करेक्ट स्टेटमेंट है। अब हम सेकंड की बात करते हैं तो एलिमेंट्स एक्स फॉर्म अ क्लोराइड विद फार्मूला XCl2 which is solid with a high melting point. X would most likely be in the same group of periodic table. ठीक है, एस हमारे पास कोई भी एलिमेंट है एक्स। ठीक है, और जब वो क्लोरीन के साथ रिएक्शन शो करता है तो कौन सा कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाता है, HCl2 में कन्वर्ट हो जाता है। हमारे पास एक्स जो है वो ऐसा एलिमेंट होना चाहिए जिसके आउटर मोशन में 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। 2 इलेक्ट्रॉन आउटर मोशन में होने का मतलब है उसकी वैलेंसी 2 हो। ठीक है, और जो हमारे पास क्लोरीन होता है उसकी वैलेंसी होती है 1। अब जब हम लोग इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास जो कंपाउंड बनता है वो HCl2 बनता है। तो इन सब जो हमारे पास ऑप्शन है उनमें से अगर मैग्नीशियम को देखें तो मैग्नीशियम जो होता है वो सेकंड ग्रुप से बिलोंग करता है। सेकंड ग्रुप से बिलोंग करने का मतलब है इसके आउटर मोशन 2 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद है। 2 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं तो इट्स मीन हमारे पास जो ऑप्शन बी है वो है क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। करेक्ट ऑप्शन में आप लोग यहाँ पे देख भी सकते हैं MgCl2 में, तो Mg का इलेक्ट्रॉन जो वैलेंसी है वो होती है 2 होती है। ठीक है, अब जो क्लोरीन होता है उसकी वैलेंसी 1 होती है, इसकी वैलेंसी 2 इसकी 1। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास जो कंपाउंड बनता है वो MgCl2 बनता है। ठीक है,
फिर हम बात करते हैं अपनी थर्ड क्वेश्चन की। तो यहाँ पे एन एटम हैज इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 287। हमारे पास कोई भी एक एटम है, ठीक है, एक्स, जो जिसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होती है 287। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 287 का मतलब है पहला जो शेल है के शेल, उसके उस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। दूसरा शेल है, उसके शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है। तीसरा जो शेल है एम शेल, उसके आउटरमोस्ट शेल में या फिर आउटरमोस्ट शेल है या फिर एम शेल, उसके शेल जो होता है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? 7 इलेक्ट्रॉन मौजूद है। अब अपने क्वेश्चन में देखना है कि पहला पार्ट ये, व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ दिस एलिमेंट। इस एलिमेंट का अपने एटॉमिक नंबर फाइंड करना है। तो एटॉमिक नंबर आप लोग कैसे फाइंड करेंगे? एटॉमिक नंबर ये कि जितने भी इलेक्ट्रॉन्स आपके पास यहाँ पे मेंशन है उन सबको प्लस कर दो। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या फिर नंबर ऑफ प्रोटॉन हम लोग एटॉमिक नंबर कहते हैं, ठीक है। तो किस एलिमेंट को एटॉमिक नंबर होगा वो एलिमेंट हम लोग पहला जो हमारा पार्ट है उसमें एक्सप्लेन कर देंगे। जब हम लोगों ने इसको प्लस किया, 2 + 7 9 9 + 8 हमारे पास हो गया जी 17। तो हमारे पास 17 यानी कि इलेक्ट्रॉन है। 17 इलेक्ट्रॉन, इट्स मीन 17 प्रोटॉन भी है। 17 इलेक्ट्रॉन 17 प्रोटॉन जिस एलिमेंट में होते हैं उस या फिर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को हम लोग क्या कहते हैं? एटॉमिक नंबर का नाम देते हैं, एटॉमिक नंबर, ठीक है, जिसको हम लोग Z से रिप्रेजेंट करते हैं। और एटॉमिक नंबर किसका 17 है? वो एलिमेंट जिसका एटॉमिक नंबर 17 है वो एलिमेंट है जी क्लोरीन, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट असाइन करना था, तो 17 हमारे पास एटॉमिक नंबर है। और किसका है? क्लोरीन ऐसा आइटम है जिसका एटॉमिक नंबर 17 है। अब बी पार्ट की बात करते हैं। टू विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट वुड इट बी केमिकली सिमिलर। अब आपने बताना है कि क्लोरीन के जैसे कौन सा इन सब में से एलिमेंट है जिसकी प्रॉपर्टी इस क्लोरीन जैसे मैच करती है। तो जो सबसे पहले हम आपको बताएंगे जो क्लोरीन जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज जो होती हैं वो डिपेंड करती हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन के ऊपर, वैलेंस इलेक्ट्रॉन के ऊपर डिपेंड करती हैं। जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे इसमें उसकी केमिकल प्रॉपर्टी उसी से मैच करेंगे। अब 7 नाइट्रोजन 7 इसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करते हैं तो 2 5 होती है। अगर फ्लोरीन के हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करते हैं तो F = 2 7, ठीक है। इसी तरह से फॉस्फोरस की करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, P = 2 8 5। इसी तरह से आर्गन की करते हैं तो 2 8 8, ठीक है। ये आर्गन की हमारे पास इलेक्ट्रॉन कन्फिगरेशन। अगर आप देख सकते हैं तो इन सब में से फ्लोरीन जो है ऐसा एलिमेंट है जिसके आउटर मोशन में 7 इलेक्ट्रॉन है। इसी तरह से क्लोरीन के आउटर मोशन में भी 7 इलेक्ट्रॉन थे। इट्स मीन क्लोरीन और फ्लोरीन की प्रॉपर्टीज आपस में केमिकल प्रॉपर्टीज सिमिलर है। तो ऑप्शन बी हमारे पास यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है। इसी तरह से अब क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास एलिमेंट है नाइट्रोजन जिसका एटॉमिक नंबर है 7 और फॉस्फोरस है हमारे पास ऐसा एलिमेंट जिसका एटॉमिक नंबर है 15, ठीक है, बिलोंगिंग टू ग्रुप 15 ऑफ पीरियोडिक टेबल। अगर हम लोग देखते हैं कि ये हमारे पास कौन से ग्रुप से बिलोंग करते हैं, ग्रुप 15 से दोनों एलिमेंट्स बिलोंग करते हैं, ठीक है। राइट द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ दीज टू एलिमेंट्स, विच ऑफ दीज विल बी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एंड व्हाई। पहले हम लोगों ने नाइट्रोजन को लिख लिया, उसका एटॉमिक नंबर है 7, ठीक है। इसी तरह से हमारे पास फॉस्फोरस है, उसका एटॉमिक नंबर है 15। फिर उसके बाद इसकी इन दोनों की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिख लेते हैं 2 5, जबकि इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन देखते हैं तो 2 8 10 और 5, ठीक है। ये इन दोनों की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है। फिर हम देखते हैं कि राइट द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ टू एलिमेंट्स, ये लिखते हैं विच ऑफ दीज इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। जब हम लोग ग्रुप्स में टॉप से बॉटम की तरफ मूव करते हैं, बॉटम की तरफ मूव करते हैं तो इलेक्ट्रो नेगेटिविटी इंक्रीज होती जाती है। अब बच्चों व्हाट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? तो जब कोई 2 एटम है, ठीक है, उनके दरम्यान में इलेक्ट्रॉन शेयर हुआ है, ठीक है, कोई एटम है दोनों के दरमियान में इलेक्ट्रॉन शेयर हुए हैं और एक कोई एटम इन दोनों शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है और अपने ऊपर नेगेटिव चार्ज क्रिएट कर देता है। और
दूसरा जिससे ये इलेक्ट्रॉन्स के पेयर को लेता है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज क्रिएट कर लेता है। तो इस तरह की एबिलिटी को हम लोग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का नाम देते हैं। यानी कि हम बोल सकते हैं द एबिलिटी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट द शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ इन अ कोवेलेंट बॉन्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। यानी कि ये वाला बॉन्ड जो होता है हमारे पास कोवेलेंट बॉन्ड होता है और इस एटम ने क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा थी इस वजह से इसने इन दोनों पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया और ऊपर नेगेटिव चार्ज क्रिएट कर लिया। तो इस तरह की एबिलिटी को किसका नाम देते हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का नाम देते हैं। फिर से एक बार मैं इसकी डेफिनेशन पढ़ती हूँ। द एबिलिटी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट द शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ इन अ कोवेलेंट बॉन्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। हम बात करते हैं यहाँ पे ग्रुप्स में, तो ग्रुप्स में हम लोग बात करते हैं टॉप से बॉटम की तरफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती जाती है। टॉप से बॉटम की तरफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज इस वजह से होती है क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज होते हैं। अगर नाइट्रोजन की बात करते हैं तो यहाँ पे 2 शेल हैं, के और एल। यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो के एल एम, ठीक है। यहाँ पे कितने शेल हो गए? 3 शेल हो गए। तो हम बात करते हैं हमारे पास नाइट्रोजन है उसके 2 शेल है, 1 और 2, ठीक है। और जो फास्फोरस है उसके हैं जी 1 2 3 शेल्स मौजूद है। अब यहाँ पे कोई शेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर हुआ वैस और किसी और एटम के दरमियान में, तो ये फास्फोरस जो है ये इन दोनों पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ इतना ज्यादा अच्छे से अट्रैक्ट नहीं करेगा। जब नाइट्रोजन की बात करते हैं तो इसने 2 इलेक्ट्रॉन को शेयर किया हुआ है किसी और एटम के साथ, ठीक है। तो ये इजीली इस पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। कैसे अट्रैक्ट करेगा? क्योंकि इसके शेल्स जो हैं वो क्या होते हैं? लेस होते हैं अमाउंट में। अगर इसकी शेल्स की बात करते हैं तो ये अपने इलेक्ट्रॉन के ऊपर ही होल्ड नहीं रख सकता न्यूक्लियस, तो ये बाहर से क्या इलेक्ट्रॉन को लेगा। तो हम यही बात कर रहे थे, जब हम लोग टॉप से बॉटम की तरफ चलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती है। और क्यों डिक्रीज होती है? नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज करने की वजह से। यहाँ पे 2 शेल है, यहाँ पे हम फास्फोरस की बात करते हैं तो के एल और एम शेल, 3 शेल। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है। तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है? कंपेयर एंड कंट्रास्ट द अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट इन द मेंडलीव पीरियोडिक टेबल एंड मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। सबसे पहले पे हम लोग इसका डिफरेंस करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं दोनों को, मेंडलीव पीरियोडिक टेबल और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। जो मेंडलीव पीरियोडिक टेबल है उसमें एलिमेंट्स को अरेंज किया गया था ऑन द बेसिस ऑफ मास नंबर। मास नंबर की बेस पे हम लोग ने एलिमेंट्स को अरेंज किया था पीरियोडिक टेबल में। किसके पीरियोडिक टेबल में? मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में, जो कि 1869 में पेश किया गया। इसी तरह से मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो 1913 में मोज़ले ने प्रपोज किया था और इसने अपना पीरियोडिक टेबल की बेस रखी थी ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर की बेस पे इसने अपना पीरियोडिक टेबल प्रपोज किया था। अब इसका दूसरा पॉइंट क्या है कि हमारे पास यहाँ पे जो पीरियड्स ग्रुप्स थे वो कितने ग्रुप्स थे, या फिर ने अपना पीरियोडिक टेबल जो है वो 2 ग्रुप्स में, ग्रुप सब ग्रुप ए और सब ग्रुप बी में डिवाइड कर दिया था। सब ग्रुप ए और सब ग्रुप बी में डिवाइड कर दिया था। यहाँ पे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल मोज़ले ने कोई ग्रुप में सब ग्रुप में डिवाइड नहीं किया अपना पीरियोडिक टेबल को। थर्ड इसका पॉइंट ये कि यहाँ पर जो मेंडलीव पीरियोडिक टेबल था उसमें 8 ग्रुप्स मौजूद थे क्योंकि उस टाइम तक सिर्फ 63 एलिमेंट डिस्कवर हुए थे। और अगर हम बात करते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की, तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में 18 ग्रुप्स बन गए क्योंकि यहाँ इस टाइम तक 118 एलिमेंट की डिस्कवरी हो चुकी थी। अब लास्ट पॉइंट, अगर हम लोग लास्ट पॉइंट की बात करते हैं मेंडलीव और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेंडलीव ने जो अपना पीरियोडिक टेबल पेश किया था उसमें आइसोटोप की कोई भी प्लेस नहीं थी, नो प्लेस फॉर आइसोटोप्स के लिए कोई भी प्लेस नहीं रखी थी। अगर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की बात करते हैं तो इसने बताया था कि इसने तो अपना जो पीरियोडिक टेबल है वो ही एटॉमिक नंबर की बेस पे रखा था, एटॉमिक नंबर की। जब ये इसने एटॉमिक नंबर की बेस पे रखते तो एटॉमिक नंबर अरेंज हुए तो की बेस पे वो आइसोटोप्स जो हैं वो खुद बहुत अरेंज हो गए थे, अरेंज हो गए।
ठीक है। तो आइसोटोप जो होता है वो एटॉमिक नंबर सेम रहता है, उसका मास नंबर डिफरेंट होता है। तो मास नंबर के बेस पे इसने अपना पीरियोडिक टेबल पेश नहीं किया था एटॉमिक नंबर की बेस पे। तो जैसे एटॉमिक नंबर की बेस पे एलिमेंट्स को सबको अरेंज कर दिया तो आइसोटोप बहुत अरेंज हो गए। अब लोग क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कैल्शियम atomic number 20 and surrounded by the elements with atomic number 12, 19, 21 and 38 which of these having physical and chemical properties resembling calcium। बताया गया है जो कैल्शियम है उसका एटॉमिक नंबर होता है जी 20। इसी तरह से हमारे पास ए ऐसा एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर है 12, बी ऐसा एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर है 19, सी ऐसा एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर है 21 और डी ऐसा एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर है 38। तो इनमें सबसे पहले हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करेंगे, ठीक है, क्योंकि हमारे पास जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती है वो डिपेंड ही किस पे करती है, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर। अगर जिसका नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैल्शियम के जैसे मैच होते हुए इट्स मीन उसका और कैल्शियम के आपस में फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज आपस में फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज सिमिलर है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन सबसे पहले कैल्शियम की करते हैं। तो कैल्शियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है 2 8 8 2। इसी तरह से हम लोग ए ऐसा एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर 12 था उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करते हैं तो 2 8 2। ठीक है। 19 वाला ऐसा एलिमेंट है जिसके एटॉमिक नंबर था 2 8 8 3। इसी तरह से 21 ऐसा एलिमेंट जिसका 2 8 8 1 आता है यहाँ और इसका 2 8 8 3। इसी तरह से डी ऐसा एलिमेंट है जिसका जिसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है 2 8 8 10 और 13। यानी कि हमारे पास ये सारे के शेल हैं, ये सारे एल शेल हैं, ये एम शेल है और ये एन शेल है। यहाँ पे आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे भी आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है। इट्स मीन इन दोनों की प्रॉपर्टीज फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज आपस में सिमिलर हैं, ठीक है। तो हमारे पास जो एटॉमिक नंबर 12 वाला जो एलिमेंट है उसकी और कैल्शियम की आपस में प्रॉपर्टीज आपस में सिमिलर है।